शादी के लिए तैयार होने का मतलब क्या सिर्फ एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या बच्चे पैदा करना ही क्या उसका असली मोटिव है? लड़की जहाँ पे पैदा हुई है वो भी उसी का घर है और लाइफ टाइम भी हो सकता है। अगर उसको शादी नहीं भी करनी है तो लाइफ टाइम भी वो उसका घर है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने आती हैं, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे लड़की को तो वो बाहर जाके फिर अपना डिसीजन लेगी कैसे? कि एम्पावरमेंट की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन है तो आज भी हमारी वही पेट्रियार्टिकल सोसाइटी। मैरिज के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन वो नहीं सोच सकती। कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेंस को खतरा है। मेंटल हेल्थ की बात अभी भी लुक छुप के ही की जाती है कि हायर द एजुकेशन हायर वुड बी द मैच्योरिटी। मैडम नेट तो भी क्लियर करना ही है वरना पेरेंट्स कह रहे हैं शादी कर देंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र बाजिया, यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। मैम आपका? मैं डॉक्टर सुमिता चहल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। एक चीज़ है जिसमें हम खास करके साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग हैं जो इसमें पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उनका मत जानना चाह रहे हैं, जिसमें लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है। जो लड़की की उम्र 18 से 21 का प्रपोजल सरकार लेकर के आई है, अलग अलग रिसर्च की है उसमें जया जेटली कमेटी के द्वारा। तो इसका विरोध हो रहा है पूरे हरियाणा भर में, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि लड़की जो है ऑलरेडी 18 साल में तैयार हो जाती है शादी के लिए। डायरेक्ट वो मुद्दा लेके आ रहे हैं शादी के ऊपर, भाई 18 में तैयार हो जाती है, बाद में क्यों 21 किया गया है? इसके ऊपर आप लोगों की क्या सोच है? क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है? नहीं, ये सरकार का अच्छा कदम है। 21 साल तक लड़की और अच्छी तरह मैच्योर अपना खुद सोचने के हिसाब से अपना क्या अच्छा क्या बुरा और मैच्योर होने के लायक ठीक हो जाएगी। तो सरकार का डिसीजन हम तो गलत नहीं मानते, अच्छा है सरकार का डिसीजन ये। मैडम मैं जानना चाहूँगा इसमें, जैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जब एक लड़की 18 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कर सकती है, यानी एमएलए के लिए वोटिंग कर सकती है, एमपी के लिए कर सकती है, तो अपना हस्बैंड क्यों नहीं चूज कर सकती है? तो ये अधिकार उनसे नहीं छीनना चाहिए, ये तर्क दे करके विरोध किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जब हम एज फैक्टर की बात कर रहे हैं और जो सरकार का 18 से 21 आगे कंटिन्यू का जो फॉरवर्डिंग का दिया है, तो देखिए हर चीज़ के दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी रहेगा नेगेटिव भी रहेगा। तो जो मेरा मत है, अगर मैं अपने पर्सनल या फिर एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो अगर हम 18 ईयर्स को मानते हैं तो अगर बच्चों का एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप देखिए कि जो लड़कियां हैं 18 साल तक जब वो आती हैं तो उनका +2 मैक्सिमम फर्स्ट ईयर तक वो लोग पहुंचते हैं। तो अगर वो 21 साल उन लोगों ने बढ़ाया है तो मैं कहती हूँ कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो और ज़्यादा अच्छा है, यानी कि एटलीस्ट 21 ईयर्स तक हर लड़की अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी। शी वुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा वो और ज़्यादा मैच्योर फील करेगी कि आगे उसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू का क्या है। और ये चीज़ें, ये फैक्टर्स एक्चुअली रिलेटेड हैं। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप फाइनेंशियली आप जॉब के लिए अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगी तो दैट वुड वो उसको और चॉइस देगा और अपने लिए बेहतर चुनने की वो देगा। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को, फैक्टर्स को देखूँ, सोशली तौर पर भी अगर देखें, समाज में उसको और चीज़ों का पता चलेगा कि इन सर्कल कैसा, जब उसको एक्सपोजर जितना ज़्यादा मिलेगा तो दिस वुड बी मतलब एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, ये फेवर में जाएगा। तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फाइनेंशियली भी जब बच्चों की इंडिपेंडेंसी होगी, और एजुकेशनल तो है ही है, बिकॉज जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो घर का जो सपोर्ट होता है या बच्चों के आगे जो परवरिश की बात कर रहे हैं तो वो सारी की सारी यहीं से आती है। एक तरफ तो जो सरकार का जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, तो जो ये मुद्दा है अगर हम इन सबको जोड़ कर देखें तो दिस वुड बी अ गुड डिसीजन इन फेवर ऑफ द गर्ल्स और इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। और जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वो 18 साल तक हो जाती है, तो शादी के लिए तैयार होने का मतलब क्या सिर्फ एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्या बच्चे पैदा करना ही क्या उसका असली मोटिव है? इसका मतलब जो एजुकेशन और वो सब है, बच्चे ने अभी तो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर एंटर भी नहीं किया है, तो ग्रेजुएट यानी कि +2, एक +2 पास बच्चे का जो मेंटल सेटअप होगा, या एक आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जब 3 साल उसे कॉलेज के अंदर जो हायर एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं अपने अपने एरियाज़ के अंदर, जब वहाँ पे एक्सपोजर होगा तो क्या लगता है, मतलब आप खुद सोच के देखिए कि जो मेंटल एबिलिटी या हायरार्की है कहाँ जाएगी। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन और आई एम इन फेवर ऑफ दिस कि भाई 18 से 21 जो सरकार कर रही है। जैसे आपने पढ़ाई की बात की, तो जो लोग खापों का विरोध कर रहे हैं उनका यही आर्गुमेंट है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, सोचने समझने का जो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है, लाइफ को, सोसाइटी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करती है, तो बेटर डिसीजन लेने के सक्षम हो जाती है। तो इसके आर्ग्यू में वो कहते हैं कि कॉलेज में लड़कियाँ जो है
सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हैं, वो पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा इसके साथ ही वो कहते हैं कि शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं, उन्हें कौन रोक रहा है। तो ये बात उनकी कहाँ तक, यानी कि कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे कितनी सही है कि शादी के बाद भी वो पढ़ सकती है। मैम आपसे जानना चाहूँगा, और अपना नाम जरूर बताइएगा। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा बिश्नोई, मैं वाणिज्य विभाग से हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा, मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो उम्र 18 से 21 कर रही है सरकार, तो ये बहुत अच्छा ही स्टेप है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं, मेन कारण तो मुझे यही लग रहा है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। और आप जहाँ तक खापों की बात करते हैं और वो कह रहे हैं भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने आते हैं, ये तो इनके अपने पर्सनल ओपिनियन है, ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात कहेंगे इसको। यहाँ के जो बच्चे हैं वो एनसीसी एनएसएस में करके डायरेक्ट सर्विस में भी जा रहे हैं, बच्चे आईएएस की तैयारी यहाँ कर रहे हैं, कोचिंग लेने आ रहे हैं। तो जो बच्चा अपनी दिशा पे सही चल रहा है उसको आप सभी को एक उसमें नहीं डाल सकते कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ही आ रहे हैं, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे लड़की को, तो वो बाहर जाके फिर अपना डिसीजन लेगी कैसे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये एक आर्गुमेंट है कि शादी के बाद भी तो पढ़ ही सकती है, कितना वो पढ़ पाएंगे शादी के बाद, मेंटल सिचुएशन क्या होती है? नहीं देखिए, शादी के बाद ये है कि शादी के बाद थोड़ा सा डिसीजन लेने में लड़की को कुछ और सोचना पड़ता है, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तब तक वो अपना डिसीजन खुद इंडिपेंडेंटली ले सकती है। शादी के बाद और काफ़ी जिम्मेवारियाँ उनके पास हो जाती हैं, तो कई बार पढ़ने के हिसाब से उसको टाइम कम मिल पाता है। तो इस हिसाब से तो जब तक उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, शादी उसके बाद हो तो अच्छा रहता है उसके लिए। हाँ। मैम कुछ कह रहे हो? नहीं, बस यही था, जैसे आपने कहा कि खाप पंचायतें ये अपना इस तरीके की जो बयानबाजी इन लोगों ने दी है, तो वही मैम ने जैसे बताया कि इनका पर्सनल डिसीज़न है। दूसरा मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो ये हमारा पुरानी जो ये परंपरा चली आ रही है, इनको डर भी है कहीं ना कहीं। जो ये मुझे लगता है कि पर्सनली जो इनका जो पर्सनल अटैक जो ये आ रही हैं, जो ये बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं, ये शायद एक समाज के एक पर्टिकुलर तबके का डर हो सकता है कि लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं कि वो नियंत्रण से जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने आती हैं, ये करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के स्लैंग्स हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां उन्हें यूं लग रहा है कि उनका जो कंट्रोल है, जिसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में हालांकि एम्पावरमेंट की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन है तो आज भी हमारी वही पैट्रियटिकल सोसाइटी है ना। तो हम जो मेल डोमिनेंसी की जो बात होती है, कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेंस को खतरा है, तो ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं, जहाँ तक मेरा मत है। साइकोलॉजिकली जब मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ तो ये इसका पॉइंट है। साइकोलॉजी के हिसाब से ही वो लोग ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल करे हर टाइम, उनके अपोजिट जो जेंडर है, घर में अगर उनकी बेटी है, माँ है, या बाहर अगर देखें तो किसी लड़के की गर्लफ्रेंड है, वो क्यों उसके ऊपर हर टाइम अपना कंट्रोल चाहते हैं कि हर एक चीज़ उनसे पूछ करके हो या उनकी परमिशन के साथ ही हो? ये साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? असल में सपोज कि किसी से छूट जाए ये कंट्रोल, सब बराबर आ जाए, लड़की अपना करेगी, लड़का अपना करेगा, हाँ, डिसीजन के हिसाब से, तो वो क्यों चाह रहे हैं कि हमेशा ये रहे? उनसे फ़ायदा क्या मिलता है एक्चुअल में? कोई भी बोल सकता है। ये जो साइकोलॉजी इसके पीछे थोड़ी सी तो डर की भी है कि समाज में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तो पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि हर कोई कंट्रोल ही करना चाह रहा है, या खापे भी ऐसा नहीं है कि भाई उनको जो है लेडीज़ हैं या जो पितरी सत्ता अपनी दिखानी है और स्त्रियों को दबाना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें डर भी शामिल होगा। जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं रेप की और की, तो भाई लड़के सोचते हैं भाई घर में सेफ है, तो इसको शादी करके ब्याहो और अपनी जगह पहुंचाओ जहां इसने जाना है। बट ये जो रोल फिक्सेशन है भाई लेडी क्या, कि मैरिज ही उसका अल्टीमेट मोटिव है और उसके मैरिज के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन वो नहीं सोच सकती, ये बात गलत है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि उसको अपने घर पे भेजो, ये बात है कि शादी करके अपने घर पे भेजो, तो ये सोच कैसे ख़त्म हो सकती है कि लड़की जहाँ पे पैदा हुई है वो भी उसी का घर है और लाइफ टाइम भी हो सकता है, अगर उसको शादी नहीं भी करनी है तो लाइफ टाइम भी वो उसका घर है। सर क्या कहेंगे इसको, कैसे ये सोच हो सकती है? नहीं, इसके बारे में थोड़ा हमारा सोसाइटी का भी ये एक सिस्टम सा बना हुआ है कि शादी के बाद लड़की चले जाए, भाई हमारे जिम्मेवारी ख़त्म हो, आगे जाके अपना काम करना शुरू कर देगी। तो कई बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में ना, तो ये और दूसरी रेप वगैरह की घटनाएं वो कम हो जाती हैं। कुछ ऐसा भी नज़रिया हो सकता है सोसाइटी।
इसमें एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि ये कैसे कम, मतलब इस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब दिस इज अ बिग क्वेश्चन। आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल है ये कि इसको कैसे कम किया जाए, या इन चीजों को, इस सोच को कैसे बदला जाए। एक्चुअली सोच बदलना ये नहीं है कि हम कोई झंडा लेके या कोई नारे लगा के इस चीज को सोच बदली जा सकती है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक्चुअली जब सोसाइटी बनी थी, जब एक समाज, हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं या सोसाइटी के अंदर रहने की बात करते हैं, तो देर आर सर्टेन नॉर्म्स। वो कुछ लिखित हमारे जो लॉज होते हैं ऐसे नहीं होते हैं, बट दे आर अनरिटन लॉज दैट हैव द सोसाइटी फॉलोज। जब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो इंसान, वो ह्यूमन बीइंग उसको फॉलो करता है, उन सोशल नॉर्म्स को। तो जो ये शादी वाला कल्चर है, या लड़की का ससुर, बचपन से जो लर्निंग दी जाती है, तो इट टेक्स अ लॉट, बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को जो अनलर्न करने में। ऐसा नहीं है कि जो मेल डोमिनेंसी है वही ये कहती है कि उसको आगे भेजो। जो हम लोगों ने बचपन से जो चीज़ सीखी, हमें जो सिखाई जा रही है, तो आप सोचिए कि उसको अनलर्न करने में, या हम आगे जनरेशन को ना सिखाएं, तो ये एक बहुत ही उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ये। और ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि पीछे जाके इनको चेंज किया जा सकता है। हाँ, ऐसा है सोसाइटी, जो पहले जो नॉर्म्स बने थे सोसाइटी के, वो जो आज से 50 साल पहले सोसाइटी की थी, उस हिसाब से नॉर्म्स बने हुए थे। लेकिन अभी सोसाइटी तो चेंज हो गई है, हमारा कल्चर भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, लेकिन जो हमारे नॉर्म्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, जो पीछे 50 साल पहले जो बने थे। और जिसके कारण क्या है, दोनों के अंदर कोलैप्स हो रहा है, टकराव आ रहा है। एक्चुअली में तो अभी जो है वो ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। सोसाइटी इवॉल्व होती है, हर सोसाइटी इवॉल्व होती है, इंडिया की सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है। कल्चर टाइम के साथ ये चेंजेस आने ही हैं। और ये जो मैरिज की एज 18 से 21 की है, ये उस ट्रांजिशनल फेज का ही आप पार्ट मानो, बहुत बड़ा कि हिस्सा भाई है। इससे अपनी पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी, वुमेन की डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होने के चांस है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। थोड़ा बहुत वो इंडिपेंडेंट होगी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेडी के लिए। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँ, जैसे करीब 18 साल की उम्र के बाद बच्चे आपके पास आते हैं, कॉलेज में ऑलमोस्ट 18, 19, 17 के एज में आते हैं, स्कूल से निकल करके। तो जो एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि 18 साल की लड़की शादी के लिए तैयार होती है, घर संभाल, वो इसके साथ इसका अर्थ हो जाता है घर संभालने के लिए भी, बच्चा पैदा करने के लिए भी, या और जो फिजिकल रिलेशन में जाना है उसके लिए भी तैयार है। आपके पास जो बच्चे आते हैं, क्या लगता है मेंटली वो कितने प्रिपेयर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए? कोई भी इसका जवाब दे सकता है, सबकी आवाज़ आ रही है जी। मैं आप से जाऊँगा सर। नहीं सर, ये ऐसा है कि कई कॉलेज में आप इस एज के बारे में, तो बच्चों हम कई बार देखते हैं तो इतनी मैच्योरिटी नहीं हो पाती बच्चों में भी। यहाँ कहते हैं कॉलेज में आप कह रहे थे भाई इस तरह अपना इश्क लड़ाने के लिए आते हैं, ये लगाते हैं। बच्चों को इस उम्र तक थोड़ी समझ, मैं सोचता हूँ कई बार कम हो पाती है, तो और थोड़ा मैच्योर हो जाए तो उनमें समझ है वो थोड़ा और होने के बाद वो डिसीजन अच्छी तरह अपना ले पाएंगे सोसाइटी में। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वही बात है, सीखने और उसकी तो कोई उम्र ही नहीं है। अगर हम खुद को पलट के देखें पीछे, आज से 4 साल पहले जो हम थे, हमारे जो विचार थे, और आज जो हम हैं, क्या वो बराबर है? आपका हर रोज का आपका एक्सपीरियंस, हर रोज की आपकी जो लर्निंग है, वो आपके अंदर एड ऑन करता है, और ऑफ कोर्स वो आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाता ही बढ़ाता है। दिस इज द सेम थिंग जो कि रेफर्ड कर रही हूँ मैं आपको, जैसे जो बच्चा +2 का है, उसके बाद जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, और जिस बच्चे ने मास्टर्स किया है, और उसके बाद जिस बच्चे ने डॉक्टरेट किया है, अगर आप ये 4 तरह के ग्रुप्स को कैटेगराइज करोगे, तो क्या आपको सही लगता है एक तरह के बैकग्राउंड को लेकर सबका एक तरह का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, लेकिन एजुकेशन ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो आप खुद देखिए कितनी रिसर्चेज ऐसी हैं जो इस चीज को फेवर करती हैं कि हायर द एजुकेशन हायर वुड बी द मैच्योरिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर के ऊपर 100% जनरलाइज है, बट हम जो एक एनपीसी ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है, जिसमें कहा जाता है जब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो अराउंड 68% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो मेरा जो मत है वो यही है कि जितनी आपकी एजुकेशन बढ़ती है तो आपकी दैट एक्सपोजर आपका ज़्यादा बढ़ता है, और जब एक्सपोजर आपका बढ़ता है तो आप चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से देखते हो, और दैट वुड एड ऑन टू मेक अ बेस्ट डिसीजन। आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा एक सवाल है कि जो खाप पंचायतें और समाज, जो खाप पंचायतें और जो समाज जो एक डर दिखा रहा है, उनका जो डर है कि 18 साल से ऊपर कर देंगे, या 15 साल के बाद लड़की की सेक्स की उम्र हो जाती है तो वो सेक्स करेगी और कहीं संबंध बढ़ाएगी, बच्चे पैदा हो सकते हैं, उनको कौन रखेगा?
तो इसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में भी कोई ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन हो, किससे संबंध बनाने, किस उम्र में संबंध बनाने हैं, बच्चे कब पैदा करने हैं, तो इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आप उस पर क्या विचार है सेक्स एजुकेशन पे? एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि नहीं होती। वही मैं आपको बात बताती हूँ कि बच्चा जब 9th और 10th क्लास में बायोलॉजी जब पढ़ता है कि 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी का पूरा चैप्टर आता है जहां पर हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है। मुझे याद है कि हमेशा वो चैप्टर, और मुझे लगता है आज तक भी टीचर उस चैप्टर के उस पोर्शन को स्किप कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, मैं क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ तो हमारे भी यहाँ पर ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही सेम सेक्सुअल मोटिवेशन का चैप्टर आता है। साइकिक एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, सेक्स एनर्जी के बारे में बात करनी होती है। एंड मैं आपको ये कहती हूँ कि चाहे बच्चे ने पढ़ा हो 9th में या नहीं पढ़ा हो, +1 में भी वो चैप्टर आता है। हमारे ग्रेजुएशन के अंदर ये डिफरेंस है कि बच्चा +2 में तैयार है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तैयार है या नहीं है। कभी भी आज तक भी हम वो बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल होकर डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छे से हम उन्हें इसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं। यहाँ पे आके आप बता पा रहे हैं, 9th में नहीं बता पा रहे। 9th में बच्चे को, मुझे एक्चुअली मैंने 9th क्लास को पढ़ाया नहीं है, बट जब मैं पढ़ती थी तो वो टीचर हमेशा वो चैप्टर स्किप कराते थे। तो क्या मतलब उस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग देखिए कि लगता है कि बच्चा इसके लिए तैयार नहीं है, नहीं समझ पाएगा, मे भी ये उनका रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन में, कॉलेज में आने पर मुझे लगता है कि हम उस एज के अंदर आ जाते हैं जहाँ हमें बच्चे को इन बेसिक नॉलेज, बिकॉज सेक्स एजुकेशन में के बारे में बात करना अपने सोसाइटी में अभी तक एक टैबू है। मतलब बहुत ही ढक के बात नहीं करनी है, इसके बारे में ओपन चर्चा नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर जिस चीज़ के बारे में हम ओपन चर्चा नहीं करेंगे, ओपन डिस्कशन नहीं रखेंगे, तो हम उन्हें समझा कैसे पाएंगे, है ना। जब तक किसी नॉलेज कब दी जाएगी, जब आप उसके बारे में चर्चा करोगे। अगर चर्चा नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे तो सेक्स एजुकेशन का आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बट साथ साथ इंडिया में तो ऐसे कई तरह की एजुकेशन है जिसपे हम अभी तक बात नहीं करते, एंड साइकोलॉजी इज वन ऑफ देम। ठीक है, ब्रांच है, अच्छे से है, बट मेंटल हेल्थ की बात अभी भी लुक छुप के ही की जाती है। जैसे भी हो कि भी अच्छा ये परेशान है, क्यों परेशान है। स्कूल में भी काउंसलिंग सेल्स बहुत कम है, कॉलेज में भी काउंसलिंग, यूनिवर्सिटीज लेवल पे हर एक आप कहो प्राइवेट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में काउंसलिंग सेल बहुत कम है। मेंटल हेल्थ की बात हो, चाहे आप ये फिजिकल हेल्थ की बात करो, कैसी भी बात करो, इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है, यही हम मानेंगे इसको। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी डिपार्टमेंट है अपने डिपार्टमेंट को लेके कलेक्टिव काउंसलिंग, कलेक्टिव अवेयरनेस, कुछ प्रोग्राम्स जैसे हो। हम कॉलेज में, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हम लोगों ने काउंसलिंग सेल हम लोगों की है जैसे, तो वी आर ऑल द मेंबर्स। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो तो हैं ही हैं मेंबर, साथ में हमारे जो सीनियर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी हम लोगों ने एज अ मेंबर काउंसलिंग सेल के हमने मेंबर डाले हुए हैं। तो बच्चों को यहाँ पर काउंसिल भी किया जाता है, अलग अलग तरह की वो अपनी जब समस्याएं लेके आते हैं, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल समस्याएं हो, गर्ल्स की अपनी खुद की कोई पर्सनल इश्यूज हो, तो इस तरह के हर तरीके से उनको काउंसलिंग के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। मैम, कॉलेज लेवल तक सिर्फ 10% लड़कियां आ पाती है। शुरुआत में जिस प्रकार से फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है और कॉलेज लेवल तक 10% लड़कियां आ पाती है, बाकी वो जो उनकी पढ़ाई छूट जाती टाइम से पहले, उन पे क्या प्रभाव रहेगा इस कानून का? इस पर क्या प्रभाव रहेगा, एक्चुअली इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये भी देख सकते हैं कि जब 21 साल होगी तो हो सकता है माँ बाप इसके प्रेशर में क्या पता उनको और पढ़ाना भी शुरू कर दें। अगर मैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखूं, अगर पॉजिटिव साइड अगर मैं सोचूं इस मुद्दे की, एज अ पॉजिटिव अपने विचार को सोचूं मैं, लोकल लैंग्वेज में कहे तो कि अभी टाइम है और नहीं तो पढ़ाई लेते और नहीं तो पढ़ाई, एग्जैक्टली ऑप्शन हो सकता है। मतलब दिस वुड बी अच्छी ऑप्शन पेरेंट्स के लिए कि भाई हो सकता है प्रेशर होके कि भैया 21 तक तो शादी कर नहीं सकते और तो क्या ही करेगी, चल पढ़ाई लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी देखा जा सकता है कि अगर नेगेटिव में से हमें पॉजिटिव निकालना और हो सकता है 3 साल में अपना करियर भी एक्सप्लोर कर ले कि मुझे तो यही करना है, या कहीं पे जॉब भी कर ले, कुछ भी इंप्रूवमेंट दिखाए तो पेरेंट्स भी साथ में सपोर्टिव हो जाएंगे। धीरे धीरे बदलेगा समाज, सपोर्टिव होंगे पेरेंट्स भी और ज्यादा, और पर ये लॉ लग जाएगी तब तो फिर तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव ही है, इसके आउटकम तो नेगेटिव एक भी आउटकम इसका नेगेटिव नहीं है। सरकार जो आर्ग्यूमेंट दे रही है, जैसे कि उनका कहना है कि इससे जो पोषण है, न्यूट्रिशन है लड़कियों का, वो ज्यादा बेटर होगा। जी हम कितना असर आपको लगता है कि न्यूट्रिशन जो 18 साल तक लड़की को मिल पा रहा है वही उससे ज्यादा बेटर 21 साल तक मिल नहीं, पाएगा? ये तो इसका एग्जैक्ट रेशो तो डॉक्टर्स बताएंगे, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एनीमिक इन इंडिया।
उनमें HB कम होता है, एनीमिक होती हैं, उनका जो बायोलॉजिकल जो पूरे चेंजेस हैं वो पूरी तरह से नहीं आ पाते। और ये अपने सोसाइटी में, अब आप देसी भाषा में कहो कि भाई ससुराल में चलेगी तो उधर तो शर्म से खाएंगी और करेंगी, जैसे भी रहेगा, है ना। तो उनका वहाँ पे डाइटरी न्यूट्रिशन पूरा होगा, या वो अपनी वही डिसीजन मेकिंग, सारी बात वहीं आ जाती है कि जैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो उनका न्यूट्रिशन लेवल अपने आप ही अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग ब्रैकेट्स में नहीं है, ये सारा जो है वो इकट्ठा ही है। सारा इसका जो इम्पैक्ट है वो मेन जाएगा फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल चाहे उस लड़की का पर्सनल फाइनेंस हो, वो इंडिपेंडेंट होगी तो जॉब पे जाएगी, या फिर इकोनॉमी के फाइनेंस पे। इकोनॉमी का कैसे होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी इससे। पॉपुलेशन ग्रोथ तो अपने आप ही कम होगी। 3 साल पीछे चले गए तो 3 साल अगर पूरी पॉपुलेशन का आप देख लो तो अगली जनरेशन में तो 5 से 10 साल का फर्क अपने आप ही आ जाएगा। ये तो ग्रेजुअल जो इसके इफेक्ट्स हैं वो 5 से 10 साल में इसके आपको डाटा दिखेगा इसका सीधा के सीधा। पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो भार कम होगा सरकार पे। जो हमको इतनी सारी स्कीम्स देती है सरकार, जैसे अब ये मिड डे मील स्कीम है, या कुपोषण से लड़ रही है सरकार, अलग अलग बीमारियों से लड़ रही है, सारा पैसा जो है वो सारा इतना क्यों, हमारा इतना स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उसका भी डाटा इसमें 5 से 10 साल में इसका इफेक्ट दिख जाएगा, 18 से 21 का। और लड़की की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर्सनल इंप्रूव होगी उसकी, जिससे कि वो बेटर डिसीजन ले। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप प्रोफेसर के लेवल पे आ चुके हैं, एक टाइम होगा जब आप लोग स्टूडेंट थे जी, यानी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो अभी जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है इसके विरोध में, एक पॉइंट पे आकर के बात रुक जा रही है कि या तो लड़की पढ़ेगी या फिर वो शादी करेगी। उसके अलावा उनको लगता है कि लड़की को और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है लाइफ में। क्या लग रहा है, आप जब स्टूडेंट थे तब यही 2 ऑप्शन थे, आज भी यही ऑप्शन है जो लोग वो बात कर रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आया है कि कुछ हद तक हाँ बेटर हुआ है सोसाइटी? मैं तीनों से ही जानना चाहूँगा। फर्स्ट आपसे। ना, लड़कियां अभी देखो, जरूरी नहीं लड़कियां सर्विस के लिए ही करें। लड़कियां खुद अपना बिजनेस भी आजकल कई फील्ड में अच्छी तरह अपना सेटअप किया हुआ है। तो हम ये ऑप्शन ले लेके नहीं सकते लड़कियां एजुकेशन करके सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में ही जाएं। कई बड़े अच्छे अपने वेल एस्टेब्लिश अपना खुद का किया हुआ है, वो अच्छा सेटअप कर लेती हैं। तो ये तो ऐसा है नहीं। मैडम आप? हाँ, एक्चुअली ये वही है, ये इम्पैक्ट एजुकेशन का इम्पैक्ट है। अगर मैं आज से पहले की, जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम की देखूं तो हमेशा ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं रही हैं या उनको हमेशा दबाया ही गया है। ये वही है, फैमिली टू फैमिली भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं। तो लेकिन है यही कि जितना लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलती गई है, तो जो ग्रोथ रही है, हम जब स्टूडेंट थे और आज जब हम इस टेबल के इस पार पे हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा कहता है कि जो पार्टिसिपेशन है गर्ल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो बढ़ा भी इसीलिए है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि लड़कियां आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं, एजुकेशन की उसमें जा रही हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो जो ये कदम है सरकार का 18 से 21 वाला, तो ये सिंपली दिख रहा है कि गर्ल्स आर गेटिंग द मोर अपॉर्चुनिटी। तो अगर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अगर आज 10% है तो कल हो सकता है 20%, उससे आगे फिर वही जैसे मैडम ने बताया कि इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, कि वो धीरे धीरे लगातार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और आफ्टर 5 to 7 years विल सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस, अपना जो ये पॉलिसी ये बना है। एजुकेशन में भी हमारे कॉलेज में भी देख सकते हैं आप, लड़कियों की संख्या ज़्यादा, लड़कों की संख्या कम है एजुकेशन में भी। 75% ऑफ द कॉलेज के स्टूडेंट्स इज गर्ल्स, हमारे बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा एकेडमिकली एक्सीलेंट करती हैं। और ये कॉलेज ऐसा है जिसमें 90% तक तो कट ऑफ जाती ही है, वो लड़कियां ही लेती हैं 90% नंबर। 75% संख्या हमारे यहाँ पे लगभग बिल्कुल, थोड़ी बहुत कम ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। तो अभी ये मान लो, अब इनको अगर पढ़ाई, इन पे शादी का प्रेशर नहीं होगा। अब एमकॉम की स्टूडेंट्स हैं जैसे मेरी, कई बार मैडम नेट तो भी क्लियर करना ही है वरना पेरेंट्स कह रहे हैं शादी कर देंगे, ये वो, तो उन पे एक प्रेशर हट गया मान लो माइंड से। माइंड से प्रेशर हट जाएगा तो वो अपने आप एक्सेल तो वो कर ही रही हैं और एक्सेल करेंगी। और आप ये कह रहे हो भी शादी या पढ़ाई, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरी कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो साथ साथ अपना ऑनलाइन कोई बिजनेस चला रही है, कोई अपनी स्किल एनहेंसमेंट कर रही है, जैसे कोई मेकअप का कर रही है, कोई अपना ऑनलाइन कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कर रही है, कुछ सोच रही हैं। कुछ यहाँ हमारे इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं जिसमें ये स्किल एनहेंसमेंट और ये इन सब के लिए जो होती है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देते हैं, उन सब में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन गर्ल्स की है। मतलब कहीं ना कहीं बेटर कर रही है, वो कर रही है, वो लगी हुई है, वो कर रही हैं। बस अपॉर्चुनिटी उनको एक ये मिल गई 18 से 21 वाली, ऐसी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लड़कियों ने तो रुकना ही नहीं, लड़कियां ही आगे जाना है। सरकार के और क्या कदम होने चाहिए? जो कॉलेज से बाहर लड़कियां रह गई, खासकर
मजदूर फैमिलीज में कुपोषण का वास्तव में शिकार है, लड़की उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है, और उनका चेंज, परिवार के लोगों का मानसिक चेंज के लिए और इस कानून को अच्छे से लागू किया जा सके बिना विरोध के, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए? मतलब अगर आप लोग सरकार में होते इमेजिन, तो आप लोग क्या करते अपने एरिया के लिए? सर पहले आप ही से ही आऊँगा मैं। नहीं, मैं तो इस सरकार का अच्छा कदम मान रहा हूँ कि लड़कियों को 3 साल उन्होंने एज इंक्रीज किया है, इसके लिए उनको अच्छी तरह अपने आप को अच्छी तरह सेटअप करने का अच्छा मौका मिलेगा और वो सोसाइटी में अच्छी जगह सेटअप हो गए, फिर अपना मैरिज के बारे में सोचेंगे तो अच्छा, उनको भी एक अच्छा अवसर है उनके लिए। तो इसके लिए इम्प्लीमेंट सरकार ठीक ढंग से करवाए तो अच्छी बात है ये तो। मैडम जो सर ने सवाल पूछा उसमें कुपोषण की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा मेजर इशू है जिससे सरकार लगातार फाइट कर रही है। जितने भी हमारे 10 ईयर प्लान्स आते हैं उसके अंदर इस कुपोषण पे बहुत बड़ा बजट रखा जाता है। तो इसके लिए तो यही है कि कुपोषण के लिए सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, जहाँ पे ये टैबलेट्स बांटते हैं छोटे बच्चों के लिए। जब आप स्कूल लेवल पे बात कर रहे हो तो मिड डे मील की स्कीम जो चलाई है सरकार ने, उसका मेन मकसद कुपोषण को ही फाइट करना है, ताकि लड़कियों का एचबी इंप्रूव हो। जितना कम बीमार पड़ेंगी, सरकार पे बोझ भी उतना कम पड़ेगा फाइनेंशियल, और एक सुधरा हुआ समाज की स्थिति आती है। और क्या करना चाहिए आप पूछ रहे हैं, तो 18 से 21 की एज, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ सरकार को ये पॉलिसी अच्छे से लागू हो, इसके लिए अवेयरनेस, जो मानसिकता बदलनी है। अब जो मान लो अब 35 से ऊपर के हैं जिनके बच्चे, 40 से ऊपर के जो लोग हैं जिनके बच्चे अब इस एज में आने वाले हैं और वो मजदूर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो पढ़ाई को मेन मानते ही नहीं, वो तो अपने अर्निंग हैंड मानते हैं। जितने बच्चे हो गए उतने बच्चे कहीं मजदूरी करके आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो उनको एक तरह से उनका जब तक मेंटली उनका चेंज नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो सकता। सोशल अवेयरनेस का, सोशल अवेयरनेस के बिना हो ही नहीं सकता, तो सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। और एक जैसे कि इसके अंदर जो फेवर में एक बात कही जा रही है, और जब लड़कियों से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि हाँ भाई अच्छा किया है क्योंकि इससे इक्वालिटी आएगी, लड़के और लड़के इक्वल होंगे। तो ये बात कहाँ तक सही है? इक्वालिटी कितनी जरूरी है दोनों में, दोनों जेंडर के हिसाब से, या फिर क्या कुछ और बेटर होना चाहिए, या ये आर्गुमेंट कितना सही है? इक्वालिटी तो है ही, आधे आधे ही है। भगवान ने तो 2 ही बनाए हैं, आदमी और औरत, इक्वल तो है ही, पर इक्वल राइट्स नहीं है, इसीलिए इतनी सारी लॉज बन रही हैं। अब वुमेन राइट्स के लिए अलग से है, वुमेन्स डे अलग से सेलिब्रेट होता है। अब मेंस कहते हैं भाई मेंस डे क्यों नहीं होता, या ये लड़की की एज बढ़ाई आपने, लड़के पे क्यों नहीं फोकस किया। तो जो डिप्राइव्ड वर्ड होता है, जो डिप्राइव्ड तबका होता है, उसी पे ही फोकस किया जाता है। तो जैसे हमारे डिप्राइव्ड लोगों के लिए अलग से एक्ट बने हैं जिनको ऊपर उठाने के लिए फाइनेंशियली, जैसे हमारे कुछ कास्ट हैं जो डिप्राइव्ड मान के, और उनके लिए स्कीम्स हैं। इसी तरह से वुमेन भी एक डिप्राइव्ड कास्ट ही रही है, तो वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए ये सरकार ने इस कदम उठाया है, और इससे इक्वालिटी आनी तो चाहिए। अब आएगी कितने की वो देखते हैं आगे, वो लागू करने एक इसमें इक्वालिटी का जैसे मुद्दा है कि सब इक्वल हो, माना ठीक है, इक्वालिटी की बात जैसे मैडम ने कही कि जो आपके इक्वल जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनमें इक्वालिटी ठीक है। लेकिन जब हम आप फिजिकल इक्वालिटी और इस तरह की इमोशनल इक्वालिटी की बात करते हैं, तो रादर देन इक्वालिटी, बीइंग साइकोलॉजी स्कॉलर, आई वुड सजेस्ट कि इक्वालिटी की बात ना करके अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन में ये है कि जहाँ पर हमारे जो रोल्स हैं, हमारे जो इससे पहले भी बात हुई कि रोल फिक्सेशन जो सोसाइटी कर रही है, तो उसमें जो वो रोल फिक्स्ड ना करके एक दूसरे का अगर हेल्पिंग हैंड हम कहें तो ज़्यादा रहेगा। तो इस करके जेंडर सेंसिटाइजेशन पे बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, रादर देन इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं। क्योंकि जब इक्वालिटी की बात होती है तो देयर वुड बी अ कॉम्पिटिशन कि मैं तो तुझसे बेहतर या तू मुझसे बेहतर। वो कॉम्पिटिशन या जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, और फिर वही कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की या दबाने की कोशिश में रहता है। तो जब हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर कंपटीशन ना होकर एक दूसरे के साथ होकर सपोर्ट कर इकट्ठा चलना, तो वो शायद एक बेहतर कदम हो सकता है अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन को समझें और इसके बारे में कुछ अवेयरनेस की बातें करें तो। हाँ, कोई और सवाल? आप कुछ कहना चाहते हैं? बस अंत में यही कि मुझे लगता है कि हम इनफैक्ट हम सबको लगता है, एक तबके को मतलब स्पेशली ये लगता है कि बीइंग अ गर्ल लगा लीजिए या वुमेन लगा लीजिए, फीमेल लगा लीजिए इन द सोसाइटी, कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और शायद ये बहुत अच्छी दिशा देगा, लड़कियों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा अपने सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए
और साथ में फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी। और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की डिपेंडेंसी है वो सेल्फ है, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी वो सोसाइटी को भी नहीं दे पाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए सरकार का ये जो 18 से 21 साल की उम्र का जो इन्होंने कानून जो लेकर आने की बात की जा रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम हाँ, है। सराहनीय कदम है और सारी टीचिंग फ्रेटर्निटी तो इसका स्वागत करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।